हाँ तो दोस्तों, कौन कौन है वो महारथी जो क्राइम कर चुके हैं और जो क्राइम करने की फिराक में है। चलिए, आई होप कि जो अच्छे होंगे तो वो कोई नहीं होगा। लेकिन हमारा जो मैंने जो ये बात कही है वो इसलिए कही कि हमारा जो मसला थोड़ा ऐसा ही है आज का, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है ना वो क्राइम करने वालों को बचाने के लिए है। ठीक है, तो आज हम आपको एक यूनिक जानकारी देने वाले हैं जिसको जान करके आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने या किसी ने अगर किया है क्राइम तो आप कैसे अपने आप को जमानत दिलवा सकते हैं। ठीक है, और जो वकील बनने वाले हैं, जो भावी वकील हैं, जो ऑलरेडी वकील हैं, उनको तो भाई साहब पता ही होगा, नहीं तो आज पता चल जाएगा कि जमानत किस आधार पर होती है और कहां कहां मिल सकती है और किस पेज कागज पर किस तरह से जमानत का लिए याचिका लिखी जाती है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मैं एमडी मनीष लेकर के आ गया हूं आपके लिए फिर से एक अमेजिंग वीडियो। हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो सीरीज चल रही है 5005 की। ठीक है, 5th सेमेस्टर की। तो हमारा चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। तो उसका क्वेश्चन है हमारा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों को नमूना हमें देखना है जमानत का। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है तो कहते हैं जमानत पर बाहर आ जाएंगे। वो गाना नहीं है, जिस दिन जमानत पे बाहर आऊंगा बहुत सारे पैसे खर्च करके आऊंगा। भैया होंगे ही खर्च तो जमानत में, लेकिन फिर भी कुछ आधार हैं जिन पर तुम बच सकते हो। तो कौन से वो आधार है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जमानत का प्रारूप तो हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको यह भी बताएंगे कि जमानत कौन कौन से प्रकार की होती है। ठीक है, और कौन सी किस प्रकार की जमानत के लिए कौन सा नमूना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम 2-3 तरह की जमानत बताएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे एक जमानत प्रपत्र। उसके बाद में आप उसको फिक्स कर लेंगे। इतना तो हम आपको गारंटी साथ सिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे जमानत पाने का कानूनी अधिकार होता है। जमानत उस व्यक्ति की पुलिस की हिरासत से कानूनी रिहाई है जिस पर कुछ अपराधों का आरोप लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले होता है जमानत की अर्जी। देखिए, हिरासत में किसी व्यक्ति की रिहाई के लिए दूसरी अनुसूची में फॉर्म 45, ध्यान रखना 45 नंबर का फॉर्म होता है, के तहत अदालत के समक्ष, मतलब कि अदालत में जमानत याचिका दायर की जाती है। मतलब जमानत प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है। इस बात को फिर से सुन लो, जब हम स्कूल में थे तो सर आज हम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाने दीजिए, तो वो हमसे एक एप्लीकेशन लिखवाते थे, प्रार्थना पत्र। उसको हम बोलते थे प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन। तो ऐसा ही प्रार्थना पत्र हम यहां पर करेंगे, लेकिन उसको कहेंगे हम जमानत याचिका। क्या कहेंगे, जमानत याचिका या फिर जमानत अर्जी कहेंगे। ठीक है, तो उसी अर्जी की बात कर रहे हैं। वही जमानत याचिका दायर की जाती है। दायर करने का मतलब है उनको देना या उनको सौंपना, उनके समक्ष रखना। आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत दाखिल की गई है। आरोपी को अदालत के समक्ष बॉन्ड और जमानत राशि जमा करनी होती है, फिर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था जमानत याचिका, ठीक है, या अर्जी, अब ये जो समक्ष बॉन्ड है ये क्या है। अब बॉन्ड और जमानत राशि, देखिए बॉन्ड और जमानत राशि है वो एक ही है। बॉन्ड और जमानत राशि का मतलब ये होता है कि जब तुम वहां से जा रहे हो रिहा होकर के, तो वहां पर आपको एक किसी व्यक्ति की, अपने के पड़ोसी की, रिश्तेदार की, किसी की जमानत लगवानी होती है और वो उसने कोई क्राइम किया नहीं होता है, तो उससे जमानत ली जाती है कि भैया इससे 50,000 की जमानत ले लो कि अगर तुम यहां से जा रहे हो, अगर तुम भग गए या फिर समय पर, टाइम पर, डेट पर नहीं आए, तारीख पर नहीं आए, तो सोच लेना जिसकी जमानत लग रही है उसको उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो वो होता है बॉन्ड और जमानत की राशि। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। जमानत, बॉन्ड और याचिका समझ में आ गई। आगे देखते हैं। देखिए अभियुक्त, और अभियुक्त का तो आपको पता ही है, जिसके ऊपर आरोप लगा होता है उसी को अभियुक्त कहते हैं। तो अभियुक्त की औपबंधिक रिहाई के अभियुक्त की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा जमानत याचिका दायर की गई है। आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान आरोपों को अदालत के समक्ष उपस्थित रहना चाहिए, लेकिन यदि अभियुक्त जेल न जाकर न्यायालय में उपस्थित होने को तैयार हो गया है, फिर उस स्थिति में उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना अनुचित है। इसलिए जमानत का प्रावधान अंतरिम
अनंतिम कानूनों में शामिल किया गया है। आरोपियों पर जमानती और गैर जमानती अपराध का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें जमानत दी जा सकती है। आरोपी को अपनी जमानत अर्जी में निर्धारित आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा। यदि आरोपी जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो पुलिस के पास आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि अगर आपके पास में सपोज करो कि आपसे कोई क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है और आपके घर पुलिस आती है और आपके घर पे पुलिस आती है, छापा मारती है, आप मिलते नहीं है, थोड़ी देर बाद में आपको फोन आता है, कहाँ भाई यहाँ आ जा, पुलिस आई है, और तुम कहो पुलिस आई मुझे गिरफ्तार करने, हो रही यार क्या हो। अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, पुलिस के हाथ में गिरफ्तार हो जाइए या फिर सीधे कोर्ट में पहुंच जाइए। कोर्ट में पहुंचकर कह दिए सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, पुलिस मेरे ऊपर कर रही है, मुझे गिरफ्तार कर रही है, मुझे जमानत दीजिए, ठीक है, तो वो जमानत मिल जाएगी। या फिर पुलिस के साथ में जाओ, भैया पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी, वहां भी तुम बोल दो कि मुझे जमानत दे दो, लेकिन जमानत तुम थोड़ी ना दोगे, वो तो तुम्हारे वकील देंगे ना, ठीक है। लेकिन जब जमानत याचिका दी जाती है, जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है, अर्जी दी जाती है, तो उसमें शर्तें रखी जाती हैं। तुम्हें शर्तों के ऊपर ही कुछ शर्त होती हैं निम्नलिखित, उनके अगर फॉलो करते हो तो ही तुम्हारी जमानत रहेगी, नहीं वरना नहीं रहेगी। तो वो क्या है देखिए, आवेदन की आवश्यक सामग्री, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि ये जमानत की निम्नलिखित आवश्यक सामग्री है, मतलब सब जमानत मिलने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है। नंबर 1, मजिस्ट्रेट अदालत का नाम जिसके तहत जमानत याचिका दायर की गई है, मतलब कि जिस मजिस्ट्रेट के पास में आपका जो केस है वो या फिर पुलिस आपको लेकर के जाने वाली है या फिर लेकर के जाएगी, तो उसका नाम पता तो होना चाहिए ना। उसके बाद दूसरा, सीआरपीसी की उस धारा का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया, मतलब कि कौन सी धारा आपके ऊपर लगी है वो धारा भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा है, पार्टियों के नाम का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए, मतलब कि तुम्हारे ऊपर किसने आरोप लगाए हैं, ठीक है, उनका नाम भी पता होना चाहिए। चौथा, एफआईआर नंबर अंकित किया जाएगा, मतलब एफआईआर मतलब कि किस नंबर की एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई है उसका पता। उसके बाद पांचवा, जिस थाने में आरोपी हिरासत में है उसका नाम बताया जाएगा, मतलब कि जिस थाने की पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आई है या फिर कर लिया है जिस थाने की पुलिस ने, उस थाने का नाम। उसके बाद वह तारीख जिस दिन आरोपी को हिरासत में लिया गया था, जिस दिन तुम्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जिस आधार पर आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए उनका उल्लेख किया जाना चाहिए, मतलब कि तुम्हें जमानत किस आधार पर चाहिए। उसके बाद यदि जमानत दी जाती है तो आरोपी के फरार न होने की जमानत का उल्लेख किया जाना चाहिए। भैया अगर तुम फरार नहीं होगे तो ही तो मिल सकती है। कहाँ सर कुछ भी मुझसे गारंटी ले लो, कि वो गारंटर को लिया, हम कहते हैं ना कहाँ भाई कहाँ जा रहे हो, वहां जा रहा हूँ, उस समय तक लौटाओगे, हाँ सर बिल्कुल लौटाऊंगा, अगर नहीं आए तो सोच लेना, अरे सर बिल्कुल आऊंगा, गारंटी है सर मेरी, गारंटी दे जाओ तो। उसके बाद जब भी उपस्थित होने की आवश्यकता होगी आरोपी अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे, मतलब कि जब भी अगर उपस्थित होने, मतलब कि न्यायालय कोर्ट चाहेगी तुरंत तुम्हें वहां पर उपस्थित होना होगा। उसके बाद आरोपी कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेगा जिसका जिक्र किया जाएगा, मतलब कि उस देश को छोड़ करके नहीं जाएगा जमानत पर अगर कोई व्यक्ति है तो। उसके बाद प्रार्थना में वकील को उपरोक्त आधार पर जमानत देने के लिए अदालत से पूछना चाहिए कि सर जमानत मिल जाएगी या नहीं। उसके बाद आवेदक को जमानत आवेदन पर हस्ताक्षर करना चाहिए, मतलब कि जो अपराधी है अभियुक्त है उसको हस्ताक्षर करने होंगे। उचित जमानत आवेदन लिखने के लिए युक्तियां, तो अब तो ये पता चल गया क्या क्या चीजें चाहिए, इन सारी चीजों को नोट कर लो, ठीक है। सभी के सभी जो वकील बने हैं वो भी, जो वकील बनने वाले हैं वो भी, या फिर जो वकील जिनको बनना भी नहीं है वो भी इन चीजों को नोट कर लो, ये चीजें किसी के भी सामने आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, जमानत की कड़ी शर्तें, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अपने मुवक्किल की ओर से पेश होने वाले वकील का कर्तव्य सख्त जमानत शर्तों का पालन करना है। ऐसे मामलों में जहां प्रतिवादी को जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया जाता है तो वकील का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अदालत से अधिक कठोर शर्तों पर जमानत की अनुमति देने के लिए कहे। यदि अभियोजन पक्ष जमानत की शर्तों का प्रस्ताव करता है तो अनावश्यक रूप से कठिन लगती है, तो वकील का कर्तव्य है कि वह अदालत के समक्ष सामान्य तरीके से बहस करे।
वकील का कर्तव्य अपने मुवक्किल को किसी भी जमानत शर्त पर सहमत होने की सलाह देना नहीं है, क्योंकि इससे मुवक्किल के लिए और अधिक समस्याएं पैदा होंगी। वकील कम कठोर शर्तों पर अदालत के समक्ष बहस कर सकता है और मजिस्ट्रेट कम कठोर शर्तों पर जमानत दे सकता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर जो प्रतिवादी है, पक्ष है, प्रतिवादी वकील है या फिर अदालत है, वो कुछ भी शर्त रख दे। ठीक है, तुमने क्राइम, किसी की साइकिल चोरी की है, किसी की मोटरसाइकिल चोरी की है और उसमें तुमसे 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा ले, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 लाख रुपए की जमानत दो। 10 लाख रुपए की जमानत किस चीज की दूं? उससे तो अच्छा है कि मैं 1 लाख रुपए की उसके बाइक दे दूं, चाहे मैं चुराई या ना चुराई, केस ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? एक फैक्ट बताया है मैंने केवल। उसके बाद मौजूदा जमानत शर्तों में निरंतरता बनाए रखें। यह देखना वकील का कर्तव्य है कि आवेदन में सब जमानत की शर्त पहले से मौजूद जमानत की शर्त के अनुसार ही होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों पते का क्रम। देखिए, आवेदक का कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी है। उन्हें अपनी सुनवाई की कार्यवाही सुननी चाहिए। औपचारिक पता इस प्रकार होना चाहिए, मतलब कि जो आवेदक है, जो अभियुक्त है, या तो जेल में है या बाहर है। ठीक है, जमानत तो वकील ही करवाएगा, लेकिन वो उस समय पर जब उसकी जमानत हो रही हो या फिर उसकी जमानत के ऊपर बहस हो रही हो, सुनवाई हो रही हो, तो उस समय पर अभियुक्त को वहां पर होना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि क्या कंडीशन चल रही है। नंबर 1, प्रतिवादी इंगित करता है कि वे जमानत के लिए आवेदन कर रहे हैं। दूसरा, अभियोजन पक्ष प्रतिवादी की दलीलों का विरोध करता है और जमानत से इनकार करने का आधार प्रदान करता है। तीसरा, प्रतिवादी विपक्ष को जवाब देकर और अदालत से जमानत देने के लिए कहकर आगे प्रस्तुत करता है। चौथा, वकील को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुतिकरण सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए। प्रस्तुतियां न्यायालय पर प्रभाव डालती हैं। वकील को परिदृश्य के बजाय तर्क करना चाहिए। उसके बाद अधिवक्ता को लेखन की व्यक्तिगत शैली से बचना चाहिए। आगे है जमानत अर्जी दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, अब समझो कि उसने अपनी जमानत अर्जी बना ली है, लिख ली है, सारी तैयारियां कर ली है। तो जमानत अर्जी दाखिल करने की प्रक्रिया, सबसे पहले दोस्तों ये कि जमानत जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन के पहले में ही मैंने बताया था कि जमानत कितने प्रकार की होती है वो जरूरी है, क्योंकि जितने प्रकार की जमानत होगी, जमानत का प्रारूप उसी प्रकार से बदल जाएगा। ठीक है, तो जमानत के जो प्रारूप है वो 3 प्रकार के होंगे, क्योंकि 3 ही प्रकार की जमानत होती है। ठीक है, चलिए, सबसे पहली जमानती अपराधों में जमानत, मतलब कि जो संज्ञेय अपराध नहीं होते, वो नॉर्मली छोटे मोटे अपराध होते हैं, उनमें जमानत। दूसरा, गैर जमानती अपराधों में जमानत, मतलब कि ऐसे अपराध, ठीक है, वो घने अपराध जो मतलब कि मर्डर के, बलात्कार के, उनके जो अजमानती अपराध है। देखिए, अब इस बात को ध्यान रखना, जमानती अपराध हो या अजमानती अपराध हो, जमानत दोनों में ही हो जाती है। ठीक है, और तीसरा है अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत का मतलब यह है कि आपके ऊपर आरोप ही लगा है, ध्यान रखना विशेष तौर से, अग्रिम जमानत का क्वेश्चन आ सकता है, यह पता भी होना चाहिए। ठीक है, इसको इंटरिम बेल भी बोलते हैं। ठीक है, अग्रिम जमानत का मतलब यह होता है कि आपके ऊपर अभी आरोप लगा है, केवल आरोप लगा है, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई, पूछताछ के लिए, किसी भी चीज के लिए गिरफ्तार करने आई है, तुरंत तुम इंटरिम जमानत ले लेते हो कि सर जब तक कोर्ट यह फैसला नहीं कर देगी कि मैंने ये क्राइम किया है या नहीं किया है, तब तक पुलिस तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, तुम्हें जेल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इंटरिम जमानत में फायदा ये होता है कि कोर्ट में एक बार केस जाने के बाद में 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं ये फैसला होने में कि तुमने ये काम किया है नहीं किया, तब तक तो तुम्हें राहत मिलेगी ना, इसलिए। ठीक है, तो 3 प्रकार की जमानत हो गई। अब है जमानती अपराधों में जमानत। ठीक है, तो सबसे पहला जो जमानती अपराध है उसमें जमानत किस प्रकार से होगी। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 उस व्यक्ति की जमानत का प्रावधान करती है जिस पर ऐसा अपराध करने का आरोप है जो जमानती प्रकृति का है। जमानत व्यक्ति का अधिकार है। यह धारा जमानती प्रकृति के अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के लिए पुलिस या अदालत पर अनिवार्य कर्तव्य डालती है। मतलब कि इस तरह के जो क्राइम होते हैं उन्हें पुलिस भी जमानत दे सकती है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें मजिस्ट्रेट ही जमानत देगा, कोर्ट ही जमानत देगा, ऐसे पुलिस भी जमानत दे देती है। यह धारा आगे स्पष्ट करती है कि जब कोई व्यक्ति जिस पर जमानती प्रकृति का अपराध करने का आरोप है वह अदालत या पुलिस कार्यालय के समक्ष आवेदन करता है तो अदालत या पुलिस अधिकारी को जमानत की अनुमति देनी होती है।
पुलिस अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को उसके निजी मुचलके पर रिहा कर दे। निजी मुचलके का मतलब होता है जो बॉन्ड की बात की थी ना हमने दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर एक बॉन्ड होता है कि सर मेरे पास में 2 बीघा जमीन है और मैं उसका कागज लगा रहा हूँ, या फिर मेरा प्लॉट है उसका कागज लगा रहा हूँ, मेरे पास एक कार है उसके कागज लगा रहा हूँ, अगर ये जमानत में दे रहा हूँ, अगर मैं जमानत की शर्तों पर पूरा नहीं होता हूँ तो आप उनको जब्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मुचलके में लिखा हुआ होता है, इसी को कहते हैं मुचलका, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं, इसको हम अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं, गारंटी के समान, ठीक है। चलिए आगे है यदि वह जमानतदार के आदेश के बावजूद 7 दिनों के भीतर जमानतदार पेश करने में विफल रहता है तो पुलिस अधिकारी पर इस तरह की ड्यूटी लगाते समय कानून आरोपी के पक्ष में यह धारणा बनाता है कि विफल रहता है, तो पुलिस अधिकारी इस तरह की ड्यूटी लगाते समय कानूनी आरोपी के पक्ष में यह धारणा बनाता है कि आरोपी गरीब है, इसलिए वह जमानत की व्यवस्था नहीं कर सकता और इसलिए उसे व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाना चाहिए। विचाराधीन कैदियों के लिए वर्ष 2005 में एक नई धारा 436A शामिल की गई थी, जिसमें 436A के तहत यदि कोई व्यक्ति कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा की आधी सजा काट चुका है तो उसे जमानतदार के साथ या उसके बिना निजी बॉन्ड पर भी रिहा कर। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जमानती अपराधों में तो जमानत बहुत आसानी से मिल जाती है। कंडीशन होती है कि जब अजमानती अपराध किया हो, तो गैर जमानती अपराध में जमानत कैसे होगी। देखिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत यदि किसी व्यक्ति पर किसी गैर जमानती अपराध के लिए संदेह किया गया है, तो आरोप लगाया गया है, तो हिरासत में लिया जाता है, बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या फिर उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत में पेश किया गया है तो उसे रिहा किया जा सकता है जमानत पर। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता यदि, देखिए कुछ कंडीशन है जिसमें रिहा किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन में रिहा नहीं किया जा सकता। कब? देखिए, यदि वह यह मानने का उचित आधार है कि वह मृत्यु का या आजीवन कारावास से दंडित अपराध का दोषी है, मतलब कि ऐसा कोई अपराध किया जिसमें 7 साल या फिर 10 साल या फिर उससे भी, मतलब आजीवन या फांसी की सजा उसे हो सकती है। यदि ऐसा अपराध या एक संज्ञेय अपराध है और उसे पहले आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, या 7 साल की कैद से दंडनीय अपराध या उससे पहले किसी ऐसे अपराध के लिए 2 बार दोषी ठहराया गया है जो संज्ञेय और गैर संज्ञेय है, या वह जमानती अपराध है, तो उसको जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यदि उम्र 16 से कम हो, या महिला हो, या बीमार या अशक्त हो, या उसे रिहा किया जा सकता है। मतलब ये 16 साल से कम उम्र में जो है वो पॉस्को एक्ट लगता है दोस्तों। पॉस्को एक्ट मतलब उसमें होता है नाबालिग बच्चे, ठीक है, या फिर महिला है कोई। उसके बाद यदि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित एवं उचित हो तो उसे रिहा किया जा सकता है। आगे, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है यदि जांच के किसी भी चरण में पुलिस अधिकारी को लगता है कि गैर जमानती अपराध के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, या फिर धारा 446 के प्रावधान के अधीन आगे की जांच की आवश्यकता है, तो उसे बिना जमानत के बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता है। मतलब कि पहले उसको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, अभियुक्त बना दिया उसको जांच के तौर पर, अब बाद में पता चला नहीं यार इसको ने तो नहीं किया होगा, वो किसने किया होगा, इसने तो कुछ भी सबूत नहीं मिले, तो उसको रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद यदि मुकदमे के दौरान और फैसले से पहले किसी भी समय यदि अदालत की राय है कि अभियुक्त ऐसे किसी अपराध का दोषी नहीं है, तो उसे बिना किसी जमानत के आधार पर रिहा किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब है दोस्तों अग्रिम जमानत। देखिए, अग्रिम जमानत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत दी जाती है यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका या विश्वास करने का कारण है कि उसे किसी गैर जमानती कार्यालय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह अग्रिम जमानत के लिए जा सकता है। अग्रिम जमानत के लिए व्यक्ति न्यायालय या सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। अग्रिम जमानत के लिए शर्त यह है कि अपराध गैर जमानती होना चाहिए। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय आवेदनों की गुणवत्ता को देखता है। अदालत अग्रिम जमानत देते समय आवेदक के इतिहास पर भी गौर करती है। वह आवेदक के पिछले इतिहास, आवेदक के न्याय से भागने की संभावना पर भी विचार करती है। अदालत इस तथ्य पर भी गौर करती है कि यह आरोप
आरोपी को अपमानित करने और समाज में उसकी छवि खराब करने के लिए लगाया गया है। यदि संबंधित अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया है तो प्रभारी अधिकारी के पास व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, मतलब कि अग्रिम जमानत सीधा सीधा इस तौर पे ये बता दें कि अगर आपके ऊपर लगता है कि कोई झूठा मुकदमा करने वाला है या फिर कोई केस होने वाला है या फिर आपको लगता है वो तुम्हें फंसा सकता है, कोई केस हो गया है उसमें तुम्हारा भी नाम आ सकता है, तो तुरंत ही जाकर के तुम अग्रिम जमानत ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब है कि 438(2) मतलब अग्रिम जमानत आवेदन के लिए निम्नलिखित शर्तें प्रदान करती है। कौन सी? नंबर 1, आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए उपलब्ध होगा। व्यक्ति किसी गवाह को कोई धमकी, प्रलोभन, कोई वादा नहीं करेगा और व्यक्ति न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। ये तीन शर्तें होती हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, चलिए तो आपको हमने बता दी कि जमानत 3 प्रकार की हो सकती है, किन किन शर्तों पर होती हैं। अब वो शर्तें दोस्तों इसलिए बताई थी कि जब जिस भी जमानत के लिए क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा वो सारी शर्तें उसी क्वेश्चन पेपर में आपको लिखनी होंगी। ठीक है, तीनों प्रकार की शर्तें ध्यान में रखनी है। अब प्रारूप है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ठीक है, उस बात को ध्यान रखना कि तीनों जमानती, गैर जमानती और अग्रिम, तीनों जमानत की जो शर्तें हमने कंडीशन बताई है वो जमानत जो अर्जी है, याचिका है, जमानत याचिका जो है दोस्तों उसमें लिखनी होती है। ठीक है, कहां लिखनी होती है वो अभी हम बता रहे हैं। देखिए, जमानत का नमूना, जमानत आवेदन का नमूना बेगूसराय में जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष, मतलब कि यहां पर बेगूसराय जो जिला है, ठीक है, बेगूसराय, उसमें यहां पर यह मामला है। ठीक है, तो जैसे यहां पर अब बेगूसराय है, यहां पर लिखा हो सकता है जिला बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, सूरजपुर, इलाहाबाद, ठीक, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद से जमानत प्रार्थना पत्र, ध्यान रखना, जैसे जमानत प्रेस प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पैसे पत्र, से संख्या। ठीक है, सॉरी, हाँ संख्या। उसके बाद सामने आ जाएगा सन, ये जो 2020 है यहां नहीं आएगा, यहां पर आएगा 2020। उसके बाद में है बनाम राज्य सरकार बनाम अभिषेक सिंह, ये अभिषेक सिंह भी यहां पर आएगा, ये इधर आ गया। ठीक है, अभिषेक सिंह भी यहां आएगा, अभिषेक सिंह। ठीक है, चलिए उसके बाद से हमने उसमें बताया था FIR नंबर, देखिए FIR संख्या 5510/2020 में हुई है। धारा कौन सी लगी है? आईपीसी की धारा 302, 326, 420, 3 धाराएं लगी हैं। मुकदमा जो दाखिल हुआ है इन 3 धाराओं में हुआ है। ठीक है, 302, 326 और 420 में। चलिए उसके बाद में पुलिस स्टेशन कौन सा है? मटिहानी बेगूसराय, मटिहानी बेगूसराय में रिपोर्ट दर्ज हुई है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। इस तरह से यहां पर लिख लेना है, किसमें? जो भी आपके पास में जो प्रार्थना पत्र होगा उसके लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड से स्टार्ट करना है। आरोपी 20 मार्च 2022 से हिरासत में है, कि उसको जेल में है, वो हिरासत में पुलिस में की में कब से? 20 मार्च 2022 से, सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद लिखना है कि अभियुक्त अभिषेक सिंह पुत्र रामदेश्वर सिंह निवासी मटिहानी बेगूसराय की ओर से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत आवेदन अत्यंत सम्मानपूर्वक निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है। अब ध्यान रखना, इतना पता हो गया दोस्तों। ये तो सब में ये चीज तो सब में इस तरह से ही लिखी जाएगी, बस नाम, नंबर और जो तुम्हारे स्टेशन, ये सारे चेंज हो जाएंगे, कहीं का भी केस है। उसके बाद में प्रस्तुत किया गया है नंबर 1 कि मौजूदा FIR झूठे और फर्जी तथ्यों के तहत दर्ज की गई है। FIR में बताए गए तथ्य मनगढ़ंत और हेर फेर किए गए हैं, ये लिखा जाएगा। उसके बाद पुलिस ने आवेदक को झूठा फंसाया है। आवेदक समाज का सम्मानित नागरिक है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। क्योंकि हम अपने जो आवेदक है, देखिए वो कहते हैं ना कि दुनिया में एक तो करण हुआ है जिसने अपने दोस्त को गलत जानते हुए भी उसका साथ दिया, और दूसरा वकील होता है जिसको पता है कि मेरा मुवक्किल गलत है फिर भी वो उसका साथ देता है। ठीक है, फिर भी उसको सही बताता है। तो वही वाली कंडीशन यहां पर चल रही है। ठीक है, अगर तुम वकील को तो पता होगा भैया कि तुम उसके क्लाइंट ने किया है नहीं किया है, फिर भी वो उसको यहां पर जमानत अगर लेनी है तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा। इसीलिए कह देते हैं कि वकील झूठे होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदक के खिलाफ शुरू किए गए तथ्य सिविल विवाद है और उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। चौथा, आवेदक को किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। आवेदक के कहने पर कोई वसूली नहीं की जा सकती है। पांचवा, आवेदक का इतिहास अच्छा है, वह अच्छे परिवार से है और उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, मतलब कोई पहले मामला दर्ज नहीं हुआ है। छठा पॉइंट कि आवेदक एक स्थायी निवासी है और न्याय की प्रक्रिया से भागने की कोई संभावना उसकी नहीं है। ये शर्तें चल रही हैं, ध्यान रखना, जो ऊपर हमने बताई थी। उसके बाद में आवेदक आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का वचन देता है। आठवां पॉइंट, आवेदक वचन देता है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या कोई वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे किसी भी तथ्य का खुलासा करने से रोका जा सके। उसके बाद आगे पॉइंट नंबर 9 में कह रहा है कि आवेदक यह भी वचन देता है कि वह मामले के साक्ष्य या गवाह के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेगा। एक एक शर्त में बहुत ज्यादा मायने रखती है। हालांकि यही जो शर्त है एक जो वकील होता है ना, उसके पास ये सारे परफॉर्मा बना हुआ होता है, बस ऊपर नाम, नंबर, अपराधी चेंज करता है। ये जो सारी शर्तें है ना, हर एक जमानत में इन्हीं सबको पेल देता है। ठीक है, तो मेन तौर पर ध्यान रखना, कहने का मतलब यह है कि जमानत किसी भी प्रकार की हो, इन चीजों को ध्यान रखना, थोड़ा बहुत चेंज होता है। पॉइंट नंबर 10 कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत देश छोड़ेगा नहीं। उसके बाद 11वां पॉइंट यह कि आवेदक मामले के संबंध में अदालत या पुलिस अधिकारी द्वारा लगाई जाने वाली किसी भी अन्य शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार है और इच्छा भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई शर्तें यहां पर। उसके बाद प्रार्थना, इसलिए प्रार्थना की जाती है कि अदालत न्यायमूर्ति के आदेश पर आवेदक की रिहाई का आदेश दे सकती है और दूसरा आदेश जो अदालत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे वह भी आवेदक के पक्ष में पारित किया जा सकता है। उसके बाद में नीचे लिखा जाएगा आवेदक, यहां पर आ जाएगा अपराधी का नाम, मतलब कि जैसे ऊपर चल रहा था अभिषेक। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा अभिषेक द्वारा उसका वकील। ठीक है, यहां पर अभिषेक का नाम आ जाएगा, के माध्यम से वकील अपने मोहर लगाएगा, सिग्नेचर कर देगा, हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए, देश में जमानत की प्रक्रिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि जमानत की प्रक्रिया में हालिया संशोधन मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। जमानत बॉन्ड की अवधारणा को किसी अन्य प्रभावी उपकरण से बदलने की जरूरत है जो जमानत देने में बाधा पैदा करेगा। जमानत प्रक्रिया को गरीबों के अनुकूल बनाने की जरूरत है। जमानत बॉन्ड में अदालतों के द्वारा मोटी रकम वसूली जाती है। कहने का मतलब यह है कि यह बेसिक सा एक हमारी तरफ से छोटा सा एक पॉइंट है कि अपराधी अपराध करता है और फिर जिसके पास पैसा होता है वो ज्यादा पैसा दे करके छूट के आ जाता है। ठीक है, गरीब गरीबी रह जाता है, उसका कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा होता नहीं है। और अदालतें, कोर्ट कचहरियां ये एक अच्छा बॉन्ड भर के जमानत दे देती हैं, तो ये गलत है, वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अमेजिंग सी चीज ये है कि देखो, ये है हमारा एक जमानत प्रपत्र। ठीक है, जो अभी हमने रिसेंटली जमा किया था। देखिए, ये जमानत जो प्रपत्र है वो है दोस्तों न्यायालय श्रीमान SACJ द्वितीय JD बुलंदशहर का है। ठीक है, ACJ मतलब अपर सिविल जज का है, द्वितीय जो JD है। ठीक है, तो जमानत प्रार्थना पत्र सरकार बनाम यहां पर जो नाम है, उसके बाद आपराधिक धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जहां का लगा हुआ, उसके बाद में मुकदमा संख्या। ठीक है, तो बिल्कुल सेम मैंने यहां पर ये एग्जांपल के लिए आपको दिखा दिया है। ठीक है, इस तरह से बाकी आप देख सकते हैं जो नाम में वो सारे रखे गए हैं। उसके बाद मेन पॉइंट हमारा ये था कि ये जो शर्तें हैं ना वो पढ़ानी थी आपको। ठीक है, ये जो शर्तें हैं ये बहुत जरूरी थी पढ़ानी आपको। तो ये शर्तें जो हैं वही जो ऊपर हमने बताई थी वो शर्तें हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। ये अभी जो रिसेंटली जमानत अभी करवाई है हमने, उसमें ये लगी हुई थी। कब की है? 18/10
23 की है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि सारी चीजें वही होती हैं, जितना भी पॉइंट हो वो सारी चीजें वही होती हैं। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बनाते हैं दूसरी वीडियो की प्रोसेसिंग चालू करते हैं, तब तक आप इसको कर लीजिए, पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, आपका सपोर्ट हमें जैसा मिल रहा है, हमारा सपोर्ट भी आपके साथ है, तो हम दोनों का बॉन्ड भी एक अच्छी तरह से बना रहना चाहिए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि जितने अच्छे मार्क्स आएंगे आपको खुशी होगी, उससे तभी हमको खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप हमें हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, ठीक है, उसका लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपकी उससे बहुत सारी नोटिफिकेशंस और जो न्यू अपडेट आती हैं वो मिलती रहेंगी, और आप हमको हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसकी अगर पीडीएफ लेनी है तो आप जाइए सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।